अभी तक हमने पिछली क्लास में विभव के बारे में पढ़ा था। विभव क्या पढ़ाया गया था कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या होता है, विभव होता है। यदि यह कोई आवेशित चालक है, इस पे Q आवेश है, और यदि मैं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाऊं तो जो किया गया कार्य ही होता है वही इस बिंदु का विभव होता है। जो किया गया कार्य होता है वही इस बिंदु का विभव होता है। यदि मैं इस चालक को आवेश और दूं तो किए गए कार्य का मान और ज्यादा होगा, क्योंकि इस परीक्षण आवेश का और ज्यादा विरोध होगा, किए गए कार्य का मान और ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं इस चालक को आवेश देता जाता हूं वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाता है। मतलब कि यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। इसका मतलब Q समानुपाती होता है V के। जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देते जाओगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो Q समानुपाती होगा V के। यदि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा C, और इस नीतांक को ही चालक की धारिता कहते हैं। इस नीतांक को ही चालक की धारिता कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि यदि किसी चालक को आप आवेश देते जाओगे तो उसका विभव बढ़ता जाएगा। विभव के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि विभव होता है किसी भी चालक को दिए गए आवेश का स्तर। जैसे जैसे चालक को, यदि उसका आकार क्या है, समान है, यदि मैं आवेश देता जाता हूं तो वो अपना कॉन्सेप्ट अनंत से लाने में किए गए कार्य का मान बढ़ता जाएगा, विभव बढ़ता जाएगा। मतलब दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नीतांक आएगा। इस नीतांक को चालक की धारिता कहते हैं। इसके बाद चालक की धारिता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। किसी भी चालक की धारिता, विभव होता है चालक के आवेश का स्तर, जबकि धारिता होती है उसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो किसी भी अगर आवेश को, किसी भी चालक को यदि हम Q आवेश देते हैं, उसकी धारिता C है और उसका विभव V है, तो Q बराबर C इंटू V होता है, जहां C चालक की धारिता होती है। यदि चालक की धारिता का हम मात्रक और विमीय सूत्र पे चर्चा करें तो Q इक्वल टू CV, तो C का मान हो जाएगा Q बटे V। Q का SI मात्रक होता है कूलाम और V का SI मात्रक होता है वोल्ट। तो धारिता का SI मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फेरड। तो धारिता का SI मात्रक होता है फेरड, और फेरड को हम बोलते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट ही होता है फेरड। विद्युत धारिता का SI मात्रक, SI विमीय सूत्र हम डिस्कस करेंगे। ये विद्युत धारिता का मात्रक है फेरड। इसको हम कूलाम प्रति वोल्ट भी कहते हैं। इसके बाद इसका SI सूत्र हम जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q बाई V, और एक फार्मूला हम W इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई V। तो V का मान W बाई Q यहां रख रहा हूं।
तो C का मान आ जाएगा Q बाई W बाई Q, Q ऊपर चले जाएगा तो C का मान Q स्क्वायर बाई W। Q आवेशित चालक है, उसका आवेश है, और Q का SI सूत्र होता है AT, तो AT का होल स्क्वायर, और कार्य का SI सूत्र होता है ML स्क्वायर T माइनस 2। तो हमारा निष्कर्ष निकला कि धारिता का SI सूत्र हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 T टू दी पावर 4 A। ये धारिता का SI समीकरण, और उसका ये होता है विमी सूत्र, ये हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा फेरेड। फेरेड को हम क्या बोलते हैं? कूलाम पर वोल्ट, इसी को फेरेड कहते हैं, और उसका विमी सूत्र हो जाता है M माइनस 1 L स्क्वायर T टू दी पावर 4 A। ये धारिता का SI फार्मूला, विमी सूत्र फेरेड। फेरेड को हम कूलाम पर वोल्ट भी कहते हैं। धारिता कुछ नहीं होती, किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है कि वो कितना आवेश ग्रहण करेगा। इसका SI फार्मूला है ये, और इसका ही धारिता का CGS यूनिट रहती है स्पेथ फेराड, और एक फेराड बराबर होता है 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फेराड। ये धारिता के SI और CGS में संबंध है, कि SI और CGS में संबंध है कि एक फेराड इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फेराड होता है। ये A का यहां स्क्वायर है, A स्क्वायर AT का होल स्क्वायर ML स्क्वायर T माइनस 2, तो ये हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 T टू दी पावर 4 A स्क्वायर। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे किसी विलगित गोली चालक की धारिता। किसी विलगित गोली चालक की धारिता। यदि किसी गोली चालक को आवेश दिया जाता है तो समस्त आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और उसके अंदर हर एक बिंदु पर विभव का मान नीतांक होता है, और वो सतह के विभव के बराबर होता है। तो यदि ये गोला है, गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है, इसको Q आवेश दिया, तो इसकी सतह पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। यदि किसी गोली चालक को Q आवेश देते हैं तो उसकी सतह पर विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। गोली चालक के आवेश, धारिता और विभव में संबंध होता है Q इक्वल टू CV। यदि हम Q का मान या V का मान इस समीकरण से समीकरण 2 में रखें तो Q इक्वल टू C। V क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। इस Q से ये Q कैंसिल, तो C का मान आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो किसी गोली चालक की धारिता का मान होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू त्रिज्या। इससे अपना निष्कर्ष यह निकला कि किसी गोली चालक की धारिता
उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। 9 इंटू 10⁹ एक कांस्टेंट है जो कि हमेशा नियत रहेगा। तो गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम किसी गोली चालक की त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे ही वैसे उसकी धारिता का मान बढ़ता जाएगा। किसी भी गोली चालक की त्रिज्या का मतलब होता है उसका आकार। यदि हम गोली चालक की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो इससे मतलब यह है कि हम गोली चालक का आकार बढ़ा रहे हैं। तो यदि त्रिज्या ज्यादा है तो आकार बड़ा, यदि त्रिज्या कम है तो आकार छोटा। तो जैसे जैसे हम त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे ही वैसे गोली चालक की क्या होती जाएगी, धारिता का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा धारिता का मान बढ़ेगा। किस पे निर्भर कर रही है, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या में। यदि हम दो स्थितियों में गोली चालक की धारिता का अनुपात निकालें तो दो स्थितियों में गोली चालक की धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर रहेगा। जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतनी ही उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो गोली चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। मतलब आकार यदि बढ़ाते जाओगे मतलब त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो गोली चालक की धारिता का मान बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किस सिद्धांत पे काम करता है, संधारित्र क्यों आया। अभी अपन ने इससे पहले इस बात पे चर्चा करी थी कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पे निर्भर करती है। जैसे जैसे मैं गोली चालक की त्रिज्या बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे गोली चालक की धारिता बढ़ती जाएगी। त्रिज्या से मेरा मतलब है कि गोली चालक का आकार, क्योंकि त्रिज्या जितनी बड़ी होगी आकार उतना ही बड़ा होगा। यदि गोली चालक की मैं त्रिज्या बढ़ाता हूं मतलब उसका आकार बढ़ाता हूं तभी उसकी धारिता बड़ी होगी या धारिता बढ़ेगी। अब मैं किसी भी चालक का आकार एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। मुझे इस चीज से मतलब है कि किसी भी चालक की धारिता ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता और मैं चाहता हूं कि किसी भी चालक की धारिता ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए मुझे उस चालक का आकार बढ़ाना पड़ेगा और मैं चालक का आकार ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आज जो युग है वो किस चीज का है, सूक्ष्मतम उपकरणों का। और संधारित्र हर उपकरण में उपयोग होता है। यदि मैं संधारित्र का आकार ज्यादा बड़ा से बड़ा रखूंगा तभी उसकी त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो धारिता ज्यादा होगी। यदि मैं संधारित्र का आकार ज्यादा बड़ा करूंगा तो मैं उससे सूक्ष्मतम उपकरण नहीं बना सकता। इसलिए मुझे इस चीज से मतलब है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि संधारित्र या किसी भी चालक की धारिता बढ़ भी जाए पर उसका आकार ना बढ़े। अभी तक हमने इस बात पर चर्चा करी या यह निष्कर्ष निकाला कि धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो त्रिज्या ही किसी चीज का क्या होता है, आकार होता है। यदि मुझे धारिता बढ़ाना है तो इसका मतलब है कि मुझे आकार बढ़ाना पड़ेगा, पर मैं ज्यादा बड़ा आकार नहीं कर सकता। मैं बता चुका हूं कि मुझे चीज चाहिए सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम, तो उसके लिए संधारित्र का आकार ज्यादा या किसी भी चालक का मैं आकार ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। तो इसी सिद्धांत पे संधारित्र काम करता है। संधारित्र एक इस प्रकार की युक्ति है, संधारित्र एक इस प्रकार की युक्ति है जिससे कि हम चालक की बिना आकार और आकृति को परिवर्तित किए, इसका मतलब यह है कि बिना आकार और आकृति को बढ़ाए हुए मैं चालक की धारिता बढ़ा सकता हूं। इस सिद्धांत पर काम करता है संधारित्र कि मैं चालक का आकार और आकृति भी ना बढ़ाऊं और उसकी धारिता बढ़ जाए। इस युक्ति पे काम करता है संधारित्र। तो संधारित्र का जो सिद्धांत है
इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि संधारित्र क्या होता है और किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किस सिद्धांत पे काम करता है। संधारित्र का जो मूल सिद्धांत है वो ये होता है, हमको इस चीज से मतलब है कि हम किसी भी चालक का आकार भी ना बढ़ाएं और धारिता का मान ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो संधारित्र इसी सिद्धांत पे काम करता है। संधारित्र का सिद्धांत ये होता है कि यदि किसी प्लेट को मैंने धनात्मक आवेश दिया, ये चालक है, ये कोई प्लेट है, इसको मैंने धनावेश दिया, इसका कोई विभव होगा, इसकी कोई धारिता होगी। अब इस चालक का मैं बिना आकार और आकृति में बढ़ा इसकी धारिता बढ़ाऊं, वो कैसे संभव है कि यदि मैं इस चालक के बगल में एक अनावेशित चालक रख दूं, एक अनावेशित चालक रख दूं इसके बगल में, तो प्रेरण के कारण इसके समीप वाले तल पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और दूर वाले तल पे धनात्मक आवेश आ जाएगा। ये वाला ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के विभव को घटाएगा और ये वाला धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के या इस चालक के विभव को बढ़ाएगा। बिल्कुल सिंपल बात क्या है कि ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक धनात्मक का विरोध करेगा, मतलब विभव घटाएगा और धनात्मक आवेश इस धनात्मक का विभव बढ़ाएगा। यदि मैं इस वाले चालक या इस वाली प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दूं तो इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, यहां ऋण आवेश बचेगा जो कि इस धन आवेश का बहुत ज्यादा विरोध करेगा। या मैं ये कह सकता हूं कि यह ऋण आवेश इस धन आवेश के विभव को बहुत ज्यादा घटा देगा, क्योंकि ये जो धन आवेश इसका जो पक्ष ले रहा था या जिसके कारण इसका विभव बढ़ रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। इस पे केवल ऋण आवेश बचेगा जो कि इसका विरोध करेगा या इसका विभव को घटाएगा। तो यदि मैं किसी आवेशित चालक के बगल में अनावेशित चालक रख दूं तो अनावेशित चालक के कारण इस चालक का विभव का मान बहुत ज्यादा घट जाता है। चूंकि आवेश इक्वल टू धारिता इंटू विभव होता है, आवेश तो हमेशा आवेश संरक्षण से आवेश का मान नियत है, तो धारिता विद्युत क्रमानुपाती होगी विभव के। यदि इसका विभव बहुत ज्यादा घट गया, किस कारण से घट गया, क्योंकि इसके बगल में मैंने एक अनावेशित चालक रख दिया था जिसने इसके विभव को घटा दिया, तो विभव का मान घटा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि विभव का मान घट गया। विभव का मान क्यों घट गया, क्योंकि बगल में जो अनावेशित चालक रखा है उसके ऋणात्मक प्लेट ने इसके विभव को घटाया और धनात्मक ने बढ़ाया। पर धनात्मक को कहां से मैंने संबंधित कर दिया, पृथ्वी से, तो पूरा धनावेश पृथ्वी में चला गया, केवल ऋणावेश बचा जिसने इसके विभव को बहुत ज्यादा घटा दिया, जिससे धारिता बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहने का मेरा मतलब केवल इतना है कि इस चालक के मैंने आकार और आकृति को बिना बढ़ाए इसके बगल में एक अनावेशित चालक रख दिया, जिसके कारण उसकी धारिता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यही संधारित्र का सिद्धांत है, या मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि आकार और आकृति में बिना परिवर्तन करे केवल एक अनावेशित चालक इसके समीप रख दिया, जिससे कि धारिता का मान बहुत बढ़ गया। और मेरे को इसी चीज से मतलब है कि आकार और आकृति भी ना बढ़े और धारिता बढ़ जाए। इस सिद्धांत पे काम करता है संधारित्र। संधारित्र वो युक्ति होती है जिसमें कि बिना चालक के आकार आकृति को बढ़ाए उसकी धारिता का मान बढ़ जाए, यह संधारित्र का सिद्धांत होता है। संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता पे। यदि संधारित्र की इस प्लेट का विभव V1 है, इस प्लेट का विभव V2 है, तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2 होगी, क्योंकि Q आवेश है, C संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की इस धन आवेशित प्लेट का विभव V1 है, इसका V2 है, तो विभवांतर हो जाएगा V1 माइनस V2, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी C का मान Q अपॉन V1 माइनस V2। संधारित्र इस सिद्धांत पे काम करता है कि बिना चालक की आकार और आकृति को बढ़ाए उसकी धारिता का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र। तीनों संधारित्र का एक ही सिद्धांत होता है कि बिना आकार और आकृति बढ़ाए हम धारिता का मान बढ़ा दें। इसी सिद्धांत पे संधारित्र काम करता है। यदि दो समांतर प्लेटें हों तो समांतर प्लेट संधारित्र, दो गोलाकार चालक हों तो गोलाकार संधारित्र, दो यदि बेलनाकार चालक हों तो बेलनाकार संधारित्र। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत वही है। इसमें दो अनंत आवेशित समतल चादर होती हैं। इस पे एक धनात्मक आवेश और संधारित्र का वही सिद्धांत, इस वाली सरफेस पे ऋणात्मक आवेश और इसकी बाहरी सतह पे धनात्मक आवेश आएगा, उसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं इस टाइप की, जैसा मेरे हाथ है, ये दोनों प्लेटें होती हैं। एक प्लेट धनात्मक, एक प्लेट ऋणात्मक, और दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है d, प्लेटों के बीच की दूरी d, और समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल a हो। यदि इस वाली धनात्मक प्लेट पे आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो और इस वाली प्लेट पे आवेश पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा। आवेश पृष्ठ घनत्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को ही आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक प्लेट धनात्मक, एक प्लेट ऋणात्मक। और ये जो दोनों प्लेटें होती हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? दूरी तो दोनों प्लेटों के बीच की समझ में आ रही है, दिख रही है, पर समांतर प्लेट संधारित्र का जो क्षेत्रफल होता है, उस समानांतर प्लेट संधारित्र को साइड में से देखो, क्या दिखेगा?
ये वाला पार्ट, मेरे हाथ का ये वाला पार्ट, ये दोनों प्लेटें हैं, इस टाइप से रखी हुई हैं। तो समानांतर प्लेट संधारित्र को आप साइड व्यू से देखोगे, साइड में से देखोगे तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसका एरिया होता है ये वाला। ये यदि ये समानांतर प्लेट संधारित्र है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ये। इसको साइड में से देखो, ये होता है समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल। समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी यदि डी है तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई बिंदु P लेते हैं। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य यदि बिंदु P लिया तो ये दोनों प्लेटें क्या हैं, अनंत आवेशित समतल चादर, और अनंत एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के समीप मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई है कि अनंत आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो समानांतर प्लेट संधारित्र या एक समान आवेशित अनंत लंबाई की चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट। तो इस पे यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अनंत आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस पॉइंट पे यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो इस पॉइंट पे मैं क्या मानूंगा कि +1 धनात्मक आवेश रखा है। ये वाली प्लेट धनात्मक प्लेट इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, E1 इक्वल टू E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। और इस E1 की दिशा क्या रहेगी, ये धनात्मक प्लेट इस धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगी तो E1 की दिशा होगी इस दिशा में, और E1 का मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये मैं बता चुका हूं कि अनंत आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र रहता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये प्लेट भी उत्पन्न करेगी, ये प्लेट भी उत्पन्न करेगी। ये कितना करेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ऋणात्मक प्लेट कितनी करेगी, ऋणात्मक प्लेट भी अनंत आवेशित समतल चादर है तो ये भी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और इसकी यदि मैं दिशा निकालूंगा तो वही यहां +1 आवेश मानूंगा। ये ऋणात्मक प्लेट है, ये धनात्मक को आकर्षित करेगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी E2 इस दिशा में, E1 भी इस दिशा में, E2 भी इस दिशा में। E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों सदिश राशियां, और दोनों सदिश राशियां एक ही दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E का मान होगा E1 प्लस E2। E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब यह है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि यह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है या होता है, या ये मैं कह सकता हूं कि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य मुझे एक समान विद्युत क्षेत्र मिलता है। यदि मुझे कहीं ऐसा जाना हो कि जहां मुझे एक समान विद्युत क्षेत्र की जरूरत हो तो मैं कहां जाऊंगा, समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुल या परिणामी
विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? विभवांतर मान लो ये V1 है, इसका विभव, इसका V2 है, तो विभवांतर V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। मैं बता चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विभव में परिवर्तन की दर ही विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा E इंटू डी या E गुणा डी, या V1 माइनस V2 इक्वल टू E का मान क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, या V1 माइनस V2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा क्या होता है? आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो सिग्मा का मान रख सकते हैं हम Q बाई ए इंटू डी। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर क्यू डी बाई एप्सिलॉन जीरो ए। इसको यहां ले जा रहा हूं, तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी क्या होता है? Q अपॉन V1 माइनस V2, और Q अपॉन V1 माइनस V2 ही होती है संधारित्र की धारिता। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं। तो संधारित्र या समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी? C का मान एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी।